हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीके नर्सिंग एकेडमी में स्वागत है। आज हम नॉरसेट, आरएमएल और अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन अपना है, ए 60-year-old पेशेंट हु हैड अंडरगोन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, विच साइज ऑफ कैनुला इज यूज्ड फॉर आईवी इन्फ्यूजन। एक 60 साल का ओल्ड पेशेंट है, वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जा रहा है, तो कौन सी साइज का कैनुला अपन प्रेफर करेंगे। तो अपना पहला ऑप्शन है ए कैनुला नंबर 18, कैनुला नंबर 20, कैनुला नंबर 22 और कैनुला नंबर साइज 24। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो रही है। सर्जिकल पेशेंट में अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, मोर फ्लूइड रिक्वायरमेंट होता है, तो अपन कौन सा नंबर का कैनुला यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए, तो मोस्ट कॉमन। चलो अपन आंसर पे चलते हैं, ए। तो सर्जिकल पेशेंट में कौन सा 18 गोज का कैनुला यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमन कौन सा किया जाता है, 20 गोज का कैनुला। ठीक है, और पीडियाट्रिक चाइल्ड में अपन 24 गोज का कैनुला यूज करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्जिकल पेशेंट में अपन 18 गोज का कैनुला यूज करते हैं, और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो तो भी अपन 18 गोज का कैनुला यूज करेंगे। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अपन को 18 नंबर का कैनुला यूज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन मैग्नीशियम इज ऑर्डर्ड बाय डॉक्टर, which one of the following drug should be kept available in the emergency tray। एक डॉक्टर ने मैग्नीशियम सल्फेट प्रिस्क्राइब किया है, तो नर्स के हाथ में कौन सी ड्रग है वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो अपना ए ऑप्शन है प्रोटावाइन सल्फेट, बी ऑप्शन है कैल्शियम ग्लूकोनेट, सी ऑप्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, डी ऑप्शन है विटामिन के। तो मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं, तो अपने नर्स के हाथ में कौन सी ड्रग होनी चाहिए, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम के लेवल को, MgSO4 के लेवल को कम करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। MgSO4 का एंटीडोट क्या हुआ, कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब अपने ऑप्शन पे चलते हैं। प्रोटावाइन सल्फेट है, वो क्या है, किसका है, हिपेरिन का एंटीडोट है, ठीक है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो जरूरत नहीं है। विटामिन के किसका एंटीडोट है, वारफेरिन का, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, अब ऑप्शन आपके सामने है, कैल्शियम ग्लूकोनेट बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, 3 नंबर, पी सूप डायरिया इज फीचर ऑफ। पी सूप मीन होगा अपन मटर के सूप जैसा डायरिया किस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है अपना गैस्ट्राइटिस, बी ऑप्शन है कोलेरा, सी ऑप्शन है टाइफाइड, डी ऑप्शन है हिस्परग डिजीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टाइफाइड। टाइफाइड में कौन सा देखने को मिलता है, पी सूप डायरिया, पी सूप, ठीक है। अब कोलेरा में कौन से को देखने को मिलेगा, राइस वाटर, ठीक है। इनसे 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। और हिस्परग R4 क्या हुआ, R4 इस तरीके से याद रखना, रिबन लाइक, ठीक है, रिबन लाइक। और ऐसी एक डिजीज होती है इंस्टूसेप्शन, जो क्या होती है, इसमें होता है C4 करंट जेली टाइप डायरिया होगा, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, टाइफाइड। टाइफाइड में एक फीवर आता है, उसको
स्टेप लीडर फ्यूर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब 4 नंबर क्वेश्चन है अपना, ए क्लाइंट इज रिसीविंग आईवी थेरेपी एंड डेवलप टेंडरनेस। एक पेशेंट है, उसके आईवी फ्लूइड चल रहा है, उसके डेवलपमेंट टेंडरनेस, रेडनेस एंड हॉट सेंसेशन। क्या? हॉट सेंसेशन। ठीक है, एंड पेन एट द आईवी साइट, और पेन भी हो रहा है। तो क्या होगा? फ्लूइड ओवरलोड होगा, बी सेप्सिस होगा, सी फ्लेबाइटिस होगा, डी इनफिल्ट्रेशन होगा। तो अगर अपन आईवी साइड पे चेक करेंगे, टेंडरनेस, रेडनेस, सेंसेशन, हॉट सेंसेशन एंड पेन। टेंडरनेस, रेडनेस और पेन सेशन, जहां भी इन्फ्लामेशन होगा वहां होगा। हॉट सेंसेशन हो रहा है तो यानी फ्लेबाइटिस में होगा। अपना राइट आंसर इसमें क्या होगा? फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस वैसे क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। ठीक है, वेन में किसी तरीके का इन्फ्लामेशन होगा। अगर हॉट सेंसेशन ना देके अगर हार्डनेस ऑफ वेन या टॉर्टस लाइक ऑफ वेन देते हैं तो भी ये क्या होगा? फ्लेबाइटिस होगा। ये नोरसेट 2022 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, अगर सेप्सिस होता तो क्या होता? फीवर भी आ सकता है। अगर इनफिल्ट्रेशन होगा तो क्या होगा? कोल्ड सेंसेशन होगा। ठीक है, कोल्ड सेंसेशन होगा तो क्या होगा? इनफिल्ट्रेशन होगा। अब बात करें, ये दोनों क्वेश्चन आए थे, दोनों, ये भी नोरसेट 2022 वाले में आया था। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन और फ्लेबाइटिस पे दोनों क्वेश्चन आए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान से रखना। अगर हॉट सेंसेशन हो रहा है तो क्या होगा? अपना हॉट सेंसेशन हो रहा है तो क्या हुआ? फ्लेबाइटिस। अगर कोल्ड सेंसेशन हो रहा है तो इनफिल्ट्रेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the priority nursing action when the patient is unresponsive and pulseless? क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। What is the priority nursing action when the patient is the unresponsive and pulseless है। तो unresponsive है तो पहला ऑप्शन है ए, गिव टू आर्टिफिशियल ब्रीथ, ब्रीथ देंगे क्या? बी ऑप्शन है स्टार्ट सीपीआर। सी ऑप्शन है अपना एक्टिव इमरजेंसी रेस्पॉन्स। डी है ओपन दी एयरवे। चारों क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, वो कंफ्यूजिंग टाइप है। तो अपन को क्या करना है? सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं? स्टार्ट सीपीआर कर देते हैं। तो ऑप्शन को देखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्टिव इमरजेंसी रेस्पॉन्स। एक्टिव इमरजेंसी रेस्पॉन्स कैसे? कि कोई पेशेंट है, अनरेस्पॉन्सिव है और पल्सलेस है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपन को क्या करना है? अगर सीपीआर स्टार्ट करते हैं तो अपन कॉल फॉर हेल्प बुलाते हैं ना, तो सीपीआर तो स्टार्ट करते ही नहीं। तो एक्टिव इमरजेंसी करेंगे तो कौन सा कोड होता है? ब्लू। ये कौन सी है? मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, अनरेस्पॉन्सिव एंड पल्सलेस है तो अपन क्या करेंगे? एक्टिव इमरजेंसी रेस्पॉन्स। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गई? एक्टिव इमरजेंसी। सेकंड प्रायोरिटी, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता एक्टिव इमरजेंसी रेस्पॉन्स, देन स्टार्ट सीपीआर कर सकते हैं। अगर यहां भी सीपीआर से पहले कॉल फॉर हेल्प दिया होता तो अपन सीपीआर स्टार्ट करते। सीपीआर पे बहुत बार क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एएचए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सीपीआर, पहले ए बी सी था, अब क्या हो गया? CAB। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्टिव इमरजेंसी रेस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ एनीमिया इन क्रोनिक रीनल फेल्योर डिजीज? अब एनीमिया का रीनल फेल्योर पेशेंट में क्या कारण है कि एनीमिया होगा? पहला है हिमोलाइसिस। बी ऑप्शन है डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन।
सी ए प्रोडक्शन ऑफ द इमेच्योर आरबीसी, डी ऑप्शन है एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी काउंट, हिमोलाइसिस नहीं होगा, डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो कौन सेल रीनल ट्यूबल्स होती है ना, उनकी सेल्स होती है वो इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन करती है, जो क्या करती है आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, किसको? बोन मेरो को। ठीक है, अब एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी काउंट से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर आरबीसी नहीं, ये तो आरबीसी की फॉर्म में प्रोडक्शन को अंदर हेल्प करता है इरिथ्रोपोइटिन है वो रीनल ट्यूबल्स से प्रोड्यूस किया जाता है, जो क्या करता है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए बोन मेरो को अपन क्या करते हैं, बोन मेरो को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब इरिथ्रोपोइटिन अगर रीनल फेलियर में नहीं बनेगा तो क्या होगा, एनीमिया होगा। एनीमिया के लिए अपन क्या देते हैं, इरिथ्रोपोइट एल्फा नाम से एक इंजेक्शन आता है वो देते हैं, उसका रूट क्या होता है, हमेशा याद रखना आईएम दिया जाता है, आईएम रूट से दिया जाता है। अब क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, इसका राइट आंसर क्या होगा, डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम हो गया तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग करता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। विच टेस्ट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज, मायोकार्डियल डैमेज के लिए मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा टेस्ट करवाएंगे अपन, सीकेएमबी, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई। तो सीकेएमबी क्या करता है, हार्ट मसल्स प्लस स्केलेटल मसल्स दोनों से सिक्रेट होता है। ठीक है, मायोग्लोबिन होती है वो भी हार्ट से करता है। ठीक है, ये सबसे पहले मायोग्लोबिन फर्स्ट है, वो मायोग्लोबिन सिक्रेट होता है। ठीक है, मसल से। ठीक है, किसी मसल की इंजरी हुई है तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाए। सी है ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन टी क्या होती है, हार्ट प्लस स्केलेटल मसल्स दोनों से सिक्रेट होता है। ठीक है, ट्रोपोनिन को ओनली कार्डियक मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल से सिक्रेट होता है। तो इसका स्पेसिफिक अगर अपन करें तो क्या होगा, ट्रोपोनिन टी होगा, ट्रोपोनिन आई होगा। ठीक है, अगर अपन स्पेसिफिक देखें, अगर कंफर्मेटरी अगर मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, एक दो बार ये क्वेश्चन आया है सीकेएमबी को, अगर ट्रोपोनिन आई मोस्ट सेंसिटिव है, ठीक है, तो इसका 3 to 4 आवर के बाद ये इंक्रीज होता है, रिमेनिंग रहता है ये 7 to 10 डेज तक रहता है। ठीक है, और मायोग्लोबिन क्या होती है, फर्स्ट आवर से ही इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? मोस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक कौन सा है, ट्रोपोनिन आई। उसके बाद अपन अगर स्पेसिफिक कार्डियक मसल्स की डैमेज को देखने हैं तो सीकेएमबी होगा। एमआई के अंदर अपन सबसे स्पेसिफिक टेस्ट करवाएंगे तो वो होगा ट्रोपोनिन आई। अब इसका राइट आंसर क्या हुआ, ट्रोपोनिन आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, पार्किंसन डिजीज कॉज्ड बाय, पार्किंसन डिजीज है वो किसके कारण होती है, हेरेडिटरी फैक्टर होता है क्या, बी ऑप्शन है डेथ ऑफ ब्रेन सेल ड्यू ओल्ड एज, सी है इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल इन ब्रेन, डी है डीमाइलिनेशन ऑफ द नर्व सेल्स। तो
अपन ऑप्शन पे देखते हैं तो ए हेरिडिटरी फैक्टर तो नहीं होता, आनुवांशिक तो नहीं होता। बी है डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स ड्यू ओल्ड एज, ब्रेन की सेल डेथ हो गई तो भी नहीं होगा। इन इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल इन ब्रेन, अगर डोपामिन अपन देखते हैं पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, डोपामिन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, डोपामाइन का लेवल डिक्रीज होता है, तो ये अपन को ऑप्शन लग रहा है कि सही है। और डी ऑप्शन डी माइलिनेशन ऑफ द नर्व सेल, डी माइलिनेशन होगा तो नर्व सेल का, तो इससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डोपामाइन का सिक्रेशन अपन ब्रेन सेल्स करते हैं, जो क्या होता है, डोपामिन डोपामिन का रिलीज ब्रेन सेल्स करती है। और क्या होता है, अगर इनका लेवल कम हो जाता है तो अपन क्या होता है, पार्किंसन डिजीज होती है। पार्किंसन डिजीज की वजह से क्या होता है, कुछ बैलेंस, गेट और मेमोरी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो क्या होगा, इसका इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल इन ब्रेन सही आंसर होगा। तो पार्किंसन डिजीज का कारण क्या होता है, डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ड्रग ऑफ चॉइस माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी। ए ऑप्शन है एट्रोपिन सल्फेट, बी है नियोस्टिग्माइन, सी है नियोस्पोरिन, डी है नेफेडिपाइन। अब एट्रोपिन सल्फेट तो नहीं होगी। ठीक है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, अपना डीमाइलिनेशन होता है नर्व्स का। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है नियोस्टिग्माइन। ठीक है, नियोस्टिग्माइन और फिजियोस्टिग्माइन। ठीक है, ये क्या करती हैं, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। क्या करती है, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। ठीक है, और नियोस्पोरिन इससे मिलता जुलता ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। माइस्थेनिया ग्रेविस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, नियोस्टिग्माइन। एक ड्रग होती है एंड्रोफोनियम। ठीक है, जो क्या होती है, एंड्रोफोनियम टेस्ट किया जाता है, इसकी डोज दी जाती है माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट को, जिससे क्या होता है, मसल स्ट्रेंथ आ जाती है। अगर स्ट्रेंथ आ रही है तो पॉजिटिव साइन है, तो मतलब उसको माइस्थेनिया ग्रेविस है। एट्रोपिन सल्फेट का क्या फंक्शन होता है, एट्रोपिन सल्फेट होती है वो कार्डियक हार्ट रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये इसका एंटीडोट क्या होगा, अगर अगर आप नियोस्टिग्माइन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, कोलिनेस्ट्रेज बोलते हैं इनको, कोलिनेस्ट्रेज बढ़ जाते हैं, तो अपन क्या देते हैं, एंटीडोट के रूप में एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। ठीक है, एंटीडोट क्या हो गया इसका, एट्रोपिन सल्फेट। अगर फास्फोरस पॉइजनिंग होती है तो भी एट्रोपिन सल्फेट एंटीडोट के रूप में काम होता है। और नियोस्टिग्माइन की अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो क्या होगा, एट्रोपिन सल्फेट एंटीडोट के रूप में देते हैं। अगर आपन को पूछ ले कि एट्रोपिन का एंटीडोट क्या है, तो एट्रोपिन का क्या होता है, फिजियोस्टिग्माइन क्या है, एंटीडोट है किसका, एट्रोपिन सल्फेट का। नियोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, निफेडिपाइन है, वो एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हाइपरटेंसिव ड्रग है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, नियोस्टिग्माइन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज आईसीपी मीन इंट्राक्रेनियल
प्रेशर बढ़ने का मैनिफेस्टेशन क्या होगा? ए है हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, बी है हाइपरटेंशन एंड टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड टेकिकार्डिया। तो क्या होगा? आईसीपी बढ़ेगा तो क्या होगा? फ्लूइड बढ़ेगा, फ्लूइड ओवरलोड होगा, फ्लूइड ओवरलोड होगा तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट क्या होगा? इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो बीपी क्या होगी बच्चों? कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तो बीपी इंक्रीज होगी, बीपी इंक्रीज होगी तो हार्ट रेट क्या होगी? हार्ट रेट डिक्रीज होगी। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? अगर आईसीपी बढ़ेगा तो क्या होगा? सीएसएफ लेवल बढ़ जाएगा, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, फ्लूइड ओवरलोड होगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा? बीपी इंक्रीज होगी, बीपी इंक्रीज होगी तो हार्ट रेट है वो डिक्रीज होती है। तो इसका राइट आंसर अपन को दिख रहा है कि हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन होगा तो अपनी ब्रेडिकार्डिया होगा। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है आईसीपी इंक्रीज का हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। तो राइट आंसर अपना क्या होगा? ए, हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। अब कई बार आता है कि नॉर्मल वैल्यू कितनी है आईसीपी की? 5 से 15। ठीक है, और आईसीपी पे बहुत बार क्वेश्चन आता है हेड इंजरी हुआ है तो आईसीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रिंग्स प्रेजेंट ऑन ट्रेकिया? सी टाइप कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती है ट्रेकिया में, जो क्या होती है? ट्रेकिया को इलास्टिसिटी को मेंटेन कर रखती है। ठीक है, यानी पिचकने से बच जाती है। तो इसमें 8 से 10 होती है, 10 से 12 होती है, सी है 10 से 14 होती है, डी है 16 से 20। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, 16 से 20 होती है। सी शेप होती है। ठीक है, ट्रेकिया की लेंथ होती है ना, वो काफी बार आता है। ट्रेकिया की लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, कई बार आए हैं हर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब लेक्टुलोज, क्या प्रिस्क्राइब किया? लेक्टुलोज फॉर ए पेशेंट विद हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। हिपेटिक एनसेफेलोपैथी के पेशेंट को लेक्टुलोज प्रिस्क्राइब किया है। क्यों किया भाई? पहला ऑप्शन ए है डिक्रीज द बिलिरुबिन लेवल, बी डिक्रीज द सीरम अमोनियम लेवल को कम करने के लिए, इंक्रीज द प्रोटीन लेवल, प्रोटीन लेवल को बढ़ाने के लिए किया है, डी है प्रिवेंट फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो अमोनिया का लेवल, नॉर्मल लेवल कितना होता है अमोनिया का? 5 to 45 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ठीक है, तो अमोनिया क्या करती है? अमोनिया का अगर लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा? एनसेफेलोपैथी होगी। ठीक है, एनसेफेलोपैथी होगी यानी पेशेंट क्या हो जाएगा? ड्राउजी हो जाएगा, कोमा में जा सकता है। अगर अमोनिया का लेवल 200 से ज्यादा हो सकता है तो क्या हो सकता है? कोमा में जा सकता है पेशेंट। ठीक है, अब लीवर सिरोसिस पेशेंट हो या हिपेटिक प्रॉब्लम यानी लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन हो, जैसे सिरोसिस हो, लीवर सिरोसिस हो या एल्कोहोलिज्म पेशेंट हो, तो उनके अंदर क्या होता है? अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। तो क्या होगा? अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा तो अपन क्या करेंगे? प्रिस्क्राइब करेंगे क्या? अमोनिया के लिए लेक्टुलोज, लेक्टुलोज सिरप आती है जो देते हैं। तो ये क्या काम करेंगे? अमोनिया के लेवल को कम करने के लिए देंगे, ना कि प्रिवेंट फॉर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी देते हैं क्योंकि ये लैक्सेटिव का काम करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिक्रीज द सीरम अमोनियम लेवल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाइल असेसिंग ए पेशेंट क्रेनियल नर्व, एक नर्स है वो क्या कर रही है? क्रेनियल नर्व का असेसमेंट कर रही है। द नर्स आस्क टू पेशेंट टू राइज आईब्रो, आईब्रो ऊपर उठाने के लिए बोल रही है, स्माइल एंड शो द टीथ, और स्माइल करने के लिए और टीथ दिखाने के लिए कर रही है। टू असेस विच क्रेनियल नर्व,
कहने का मतलब ये कि एक पेशेंट है, उसको क्या कर रही है नर्स, आईब्रो ऊपर उठाने के लिए, स्माइल एंड शो दे टीथ, टीथ शो करने के लिए बोल रही है। तो कौन सी नर्व का असेसमेंट कर रही है? वेगस नर्व। वेगस नर्व कौन से नंबर की होती है? 10th नंबर की। फेशियल नर्व कौन सी होती है? 7 नंबर की। ठीक है। ओल्फैक्टरी क्या होती है? 1st की। ठीक है। ऑप्टिक नर्व 2nd नंबर। अब देखो, ओल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व तो विजन के लिए यूज किया जाता है। अब विजन का तो यहाँ कोई मसला ही नहीं है। तो ओल्फैक्टरी किसके लिए आता है? स्मेल के लिए। ठीक है, जो क्या होती है? स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और फेशियल नर्व होती है, तो यहाँ अपना ऑप्शन यही बचा, फेशियल। वेगस नर्व क्या करती है? वेगस नर्व, इसको वेंडरिंग, वेगस नर्व को क्या बोलते हैं? वेंडरिंग, वेंडरिंग नर्व बोलते हैं, यानी आवारा नर्व, आवारा, क्योंकि ये हर कहीं मिल जाती है और लार्जेस्ट होती है। ठीक है, लार्जेस्ट नर्व होती है ये। जो कार्डियक, कार्डियक और स्टोमक और इंटेस्टाइनल एरिया में ज्यादातर, तो ये सबसे बड़ी नर्व कौन सी है? वेगस नर्व। अब इस वेगस नर्व का तो कोई रिलेशन नहीं है स्माइल, आईब्रो और टीथ शो करने के लिए, तो अपन कौन सी नर्व होगी? फेशियल अपना क्या होगा? राइट आंसर होगा, फेशियल नर्व होगी। तो उसका असेसमेंट कर रही है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्रेनियल नर्व याद कर लेना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ए पेशेंट हैज कंप्लेंट फॉर फीवर, वोमिटिंग एंड हेडेक। एक पेशेंट है, वो क्या कंप्लेन कर रहा है? फीवर है, वोमिटिंग एंड हेडेक है। द नर्स शुड प्रिपेयर द पेशेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन। कौन सी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार रहेगी नर्स? बोन मेरो एग्जामिनेशन, भाई फीवर है, वोमिटिंग है, हेडेक है, तो क्या बोन मेरो एग्जामिनेशन करवाएगी, स्पुटम कल्चर करवाएगी, या फिर सी ऑप्शन है लंबर पंक्चर, और डी ऑप्शन है ब्लड कल्चर। तो बोन मेरो एग्जामिनेशन तो करवाएगी नहीं, ये तो हटा दो। स्पुटम कल्चर, वोमिटिंग और फीवर है, तो स्पुटम कल्चर भी सस्पेंस में है। ठीक है। लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर किसके लिए किया जाता है? सीएसएफ एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। और ब्लड कल्चर भी मान लो करवा सकते हैं, तो ब्लड कल्चर भी नहीं आएगा ऑप्शन में। ठीक है। अब स्पुटम कल्चर और लंबर पंक्चर बचा। अब लंबर पंक्चर करवाएंगे तो क्या होगा? सीएसएफ, अपन को ये साइन और सिम्टम किसके दिख रहे हैं? मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस के अंदर क्या आता है? फीवर आता है। ठीक है, हेडेक होता है, और क्या होता है? वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग होती है, और क्या होता है? नक्कल रिजिडिटी आती है। ठीक है, यहाँ नक्कल रिजिडिटी ना देके फीवर और हेडेक दे दिया, तो इसका अपन को सही आंसर क्या होगा? लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर करवाएंगे। ठीक है, सीएसएफ एग्जामिनेशन के लिए क्या कराएंगे? लंबर पंक्चर। अगर लंबर पंक्चर में अपन ग्लूकोज लेवल और क्लोराइड लेवल इंक्रीज मिलते हैं, तो क्या होता है? बैक्टीरियल ग्रोथ को इंडिकेशन करता है। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ को देखेंगे। ठीक है, सीएसएफ एग्जामिनेशन करवाएंगे, तो लंबर पंक्चर करवाएंगे तो कौन सी पोजीशन देंगे? साइड लाइन या सी शेप, सी शेप पोजीशन देते हैं। ठीक है। आफ्टर कौन देंगे? आफ्टर अगर लंबर पंक्चर हुआ है तो कौन से देंगे? सुपाइन देंगे, सुपाइन देंगे, पिल्लो अंडर दी पंक्चर साइड। ठीक है। और अपन अगर लंबर पंक्चर करवाया है तो कौन से मोस्ट कॉमन C3 और C4 लेवल पे करते हैं? ठीक है, कौन से? C3 और C4 लेवल पे। ठीक है, अब समझ में आ गया लंबर पंक्चर क्यों करवा रहे हैं? कि अपन को फीवर, वोमिटिंग और हेडेक हो रहा है, तो लंबर पंक्चर करवा के अपन सीएसएफ एग्जामिनेशन करवाएंगे। सीएसएफ एग्जामिनेशन करवाएंगे तो अपन को क्या फाइंडिंग आएगी? अगर ग्लूकोज या क्लोराइड का लेवल बढ़ा हुआ है तो क्या होगा? बैक्टीरियल
ग्रोथ होगी और बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस के अंदर दो साइन होते हैं, क्लासिकल साइन होती है, एक होता है ब्रूड-जंस्की साइन और एक होता है कर्निंग साइन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया? लंबर पंक्चर आ गया होगा, लंबर पंक्चर करवाएंगे क्योंकि सीएसएफ एग्जामिनेशन करवाएंगे, सीएसएफ एग्जामिनेशन होगा तो अपन मेनिंजाइटिस का डायग्नोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन द टेंस न्यूमोथोरैक्स। टेंस न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स का मतलब क्या हुआ? लंग्स के अंदर क्या हो गई? एयर कलेक्शन हो गया, ठीक है। एयर कलेक्शन हो गया तो न्यूमोथोरैक्स हो गया। तो अपन ट्रीटमेंट क्या करेंगे न्यूमोथोरैक्स का? वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम से करेंगे या नीडल ड्रेनेज करेंगे, सक्शनिंग करेंगे या पोस्चुरल ड्रेनेज करेंगे। तो अपन न्यूमोथोरैक्स हुआ है तो ऑन सेट अपन को क्या करना होता है? नीडल ड्रेनेज करते हैं, ठीक है, या फिर चेस्ट ट्यूब भी डालते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ निडल ड्रेनेज ना लगा के अगर अपन को चेस्ट ट्यूब इंसर्शन दिया होता तो ये निडल कहाँ करते हैं? सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब पोजीशन कौन सी देते हैं? पोजीशन अपन को देंगे अपराइट सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन देंगे और उनके हाथ क्या है? एक टेबल पे रखवा देंगे, यानी कार्डियक पोजीशन, कई बार कार्डियक पेशेंटों को अपन पोजीशन देते हैं, उस तरीके की अपन पोजीशन देंगे और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में अपन नीडल से एस्पिरेट करके फ्लूइड को निकाल देते हैं, या सॉरी एयर को निकाल देते हैं, जिससे अपन को पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। तो इसका मोस्टली क्या ट्रीटमेंट करेंगे? नीडल इंसर्ट करके लंग्स के अंदर और अपन एयर को निकाल देते हैं। तो टेंस न्यूमोथोरैक्स का ट्रीटमेंट क्या हुआ? ऑनसेट नीडल ड्रेनेज, पोस्चुरल ड्रेनेज एम्फाइसीमा में करते हैं, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम जो चेस्ट ट्यूब डालते हैं उसको बोलते हैं। तो अपन ऑन सेट क्या करेंगे? नीडल प्रिक करके अपन एयर निकाल देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? नीडल ड्रेनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए क्लाइंट हैज बीन प्रिस्क्राइब डिजोक्सिन। डिजोक्सिन पे बहुत बार क्वेश्चन आता है तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। A client has been prescribed digoxin. Which symptoms should nurse tell the client to report as the potential indication of digoxin toxicity? अगर डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होगी तो कौन सा अपन को सिम्टम आ रहा है तो नर्स को बताएगा पेशेंट, ठीक है। पहला है अर्टिकेरिया, दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तीसरा ऑप्शन है विजुअल डिस्टरबेंस या हाइपरटेंशन। अर्टिकेरिया तो नहीं होगा, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग तो नहीं होगी डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी से। विजुअल डिस्टरबेंस हो सकता है, ठीक है, विजुअल डिस्टरबेंस हो सकता है। हाइपरटेंशन नहीं होगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी ब्रेडिकार्डी करते हैं तो नहीं होगा, ठीक है। तो अपना इसका राइट आंसर क्या होगा? विजुअल डिस्टरबेंस। अगर डिजोक्सिन चल रहा है किसी पेशेंट का तो क्या होगा? विजुअल डिस्टरबेंस हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? एनोरेक्सिया हो सकता है, एनोरेक्सिया मोस्ट कॉमन होता है, एनोरेक्सिया और वोमिटिंग, नोजिया ये हो सकते हैं, और ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं डिजोक्सिन के, ठीक है। डिजोक्सिन की वजह से क्या होगा? विजुअल डिस्टरबेंस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट फॉर थोरोसेंटेसिस।
एक नर्स है, वो क्या कर रही है, पेशेंट का थोरेसेंटेसिस के लिए प्रिपेयर कर रही है। हाउ शुड नर्स पोजीशन द क्लाइंट फॉर द प्रोसीजर, प्रोसीजर के लिए नर्स कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेगी? सुपाइन विद द आर्म ओवर द हेड, सुपाइन पोजीशन देगी और आर्म है वो पीछे हेड के नीचे लगवा देगी? नहीं, अपन थोरेसेंटेसिस कर रहे हैं तो अपन लंग्स में, लंग्स से कोई चीज एस्पिरेट करनी है तो अपन सुपाइन पोजीशन तो नहीं देंगे, तो ये ऑप्शन तो यही कैंसिल होता है। सिम्स पोजीशन बी, सिम्स पोजीशन सी, प्रोन पोजीशन विदाउट पिल्लो, विदाउट पिल्लो, सिटिंग डी ऑप्शन है सिटिंग फॉरवर्ड विद द आर्म स्पॉटेड ऑन द बेड साइड टेबल। पहला ऑप्शन है सुपाइन विद द आर्म ओवर द हेड, बी ऑप्शन है सिम्स पोजीशन, प्रोन पोजीशन विदाउट पिल्लो, डी है सिटिंग फॉरवर्ड द आर्म स्पॉटेड ऑन द बेड साइड टेबल। तो सिम्स पोजीशन तो नहीं देते, ये किस में देते हैं? एनीमा में देते हैं, ठीक है। सिम्स लेटरल तो ये थोरेसेंटेसिस में नहीं देते। प्रोन पोजीशन विदाउट पिल्लो, प्रोन पोजीशन यानी उल्टा करके भी नहीं सुलाएंगे पेशेंट को, ये भी नहीं हुआ, तो अपना राइट आंसर क्या होगा? सिटिंग फॉरवर्ड, यानी अपराइट सिटिंग पोजीशन देके और आर्म स्पॉटेड ऑन टेबल के बल पे उनके हाथ रखवा देंगे, तो अपन को लंग्स अच्छे से एक्सपेंडेड हो जाएंगे और अपन नीडल या चेस्ट ट्यूब जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो थोरेसेंटेसिस के लिए कौन सी? अपराइट सिटिंग पोजीशन, आर्म स्पॉटेड ऑन द बेड साइड टेबल, ठीक है, समझ में आ गया। थोरेसेंटेसिस के लिए कौन सी पोजीशन देंगे? सिम्स पोजीशन देते हैं एनीमा में। प्रोन पोजीशन यानी किसी पेरिनियल एरिया की सर्जरी होनी है तो अपन प्रोन पोजीशन दे सकते हैं। सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं, जैसे किसी पेशेंट का सीएसएफ यानी लंबर पंक्चर हुआ है, या ऐसे में अगर स्पाइनल एनेस्थेसिया हुआ है तो आफ्टर स्पाइनल एनेस्थेसिया के भी सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली आफ्टर ए क्लाइंट एनजी ट्यूब हैज बीन रिमूव्ड? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली आफ्टर ए क्लाइंट एनजी ट्यूब हैज बीन रिमूव्ड। एनजी ट्यूब आउट कर दी है, उसके बाद कौन सा इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नर्स यूज में करेगी? प्रोवाइड द क्लाइंट विद ओरल हाइजीन, पेशेंट का ओरल हाइजीन ए ऑप्शन है, प्रोवाइड द क्लाइंट विद द ओरल हाइजीन बी है, ऑफर द क्लाइंट लिक्विड टू ड्रिंक, या फिर कुछ पीने के लिए बोलेंगे अपन, या सी है इनकरेज द क्लाइंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ, पेशेंट को डीप ब्रीथ और खांसी करने के लिए बोलेंगे, डी है एस्कल्ट द क्लाइंट बाउल साउंड, या फिर अपन पेशेंट के बाउल साउंड आए हैं या नहीं आए वो सुनेंगे। तो पहला ऑप्शन है प्रोवाइड द क्लाइंट विद ओरल हाइजीन, ये भी करवा सकते हैं, ठीक है। ऑफर द क्लाइंट लिक्विड ड्रिंक, कुछ लेकिन अपन एनजी ट्यूब आउट होने के बाद हाथों हाथ अपन ड्रिंक करने के लिए कुछ लिक्विड नहीं देंगे, क्योंकि उसका गैग रिफ्लेक्स आया या नहीं आया, इस वजह से एस्पिरेट ना हो जाए, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है। एनकरेज द क्लाइंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ, ये कब करते हैं? ड्यूरिंग रिमूव, अपन एनजी ट्यूब या एनजी ट्यूब रिमूव करते हैं उस दौरान अपन को बोलते हैं पेशेंट को कि आप डीप ब्रीथ लीजिए और खांसिए, ठीक है, स्वेलो करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। स्वेलो कब? इंसर्शन के ड्यूरिंग डीप ब्रीथ एंड स्वेलो, और जब एनजी ट्यूब रिमूव करते हैं तो अपन कौन सी क्या करेंगे? डीप ब्रीथ करने के लिए और खांसने के लिए बोलेंगे, ठीक है। अस्कल्ट बाउल साउंड, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ अगर अपेंडेक्टोमी का पेशेंट है तो अपन बाउल साउंड चेक करने की जरूरत है, ठीक है।
अब इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा, प्रोवाइड क्लाइंट विद द ओरल हाइजीन, ये सही आंसर होगा। यानी अपन ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, उसके बाद ही अपन कुछ खाने पीने के लिए या फिर खाने पीने के लिए बोलेंगे पेशेंट को। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आरटी रिमूव करते हैं, क्या है आरटी रिमूव करने के लिए टाइम ड्यूरेशन 1 to 3 सेकंड, 1 से 3 सेकंड के अंदर ही निकाल देनी चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम के अंदर निकालनी चाहिए, ऑप्शन में दे देंगे 1 से 3 मिनट, 1 से 3 मिनट, 1 से 3 सेकंड, 1 से 5 मिनट, या फिर तो कितने देर में निकालनी चाहिए, 1 to 3 सेकंड के अंदर, यानी बहुत जल्दी निकालनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। द नर्स अप्लाइज वार्म कंप्रेस ए क्लाइंट लेग टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंप्रेस, यानी वार्म कंप्रेस दे रही है क्लाइंट लेग टू डिटरमाइन इफेक्टिवनेस ऑफ द कंप्रेसेस। ठीक है, द नर्स शुड डिटरमाइन इफ द देयर इज, अगर वार्म कंप्रेस दे रहे हैं तो क्या चीज चेक करेंगे कि अपन वार्म कंप्रेसेस है वो फंक्शनिंग प्रॉपर, लेस स्केलिंग ऑन द स्किन, स्केलिंग ऑन द स्किन पे कोई कम स्केलिंग हो रही है। ठीक है, डिक्रीज ब्लूशिंग, यानी ब्लूश डिस्कलरेशन टाइप के ब्लूशिंग हो रखी है तो वो कम हो चुकी है। इंप्रूव सर्कुलेशन टू द एरिया, अगर सर्कुलेशन इंप्रूव हो गया है। डी ऑप्शन है डिक्रीज द स्वेलिंग इन द एरिया। ठीक है, तो इसका अपन को अगर इफेक्टिव होगा तो क्या होगा, लेस स्केलिंग, लेस स्केलिंग, तो ये तो ऑप्शन से ही हट गया। डिक्रीज ब्रूशिंग, डिक्रीज ब्रूशिंग, ब्रूशिंग तो कम हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि वो इसी वजह से है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, इंप्रूव सर्कुलेशन टू द एरिया, यानी उस एरिया में सर्कुलेशन सही तरीके से हो रहा है तो अपना फंक्शनिंग प्रॉपरली हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी वैल्यू फॉर ए क्लाइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी वैल्यू फॉर ए क्लाइंट विद द सिरोसिस, सिरोसिस का पेशेंट है उसकी लेबोरेटरी वैल्यू अपन को चेक करनी। हु हैज द डेवलप एसाइटिस, एसाइटिस भी है उसको, शुड द नर्स रिपोर्ट टू डॉक्टर, अगर एक पेशेंट है तो उसका लिवर सिरोसिस हुआ और एसाइटिस है तो कौन सी कंडीशन है जो अपन को रिपोर्ट करेंगे डॉक्टर को, डिक्रीज द एस्पार्टेट एमाइलेज यानी एएसटी। ठीक है, हाइपो एल्ब्यूमिनिया, एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया है, या हाइपरकेलेमिया हो गया है, डिक्रीज एलानाइन एमाइनो ट्रांसफेरेज एएलटी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, लीवर इंजरी होती है या लीवर सिरोसिस होता है तो डिक्रीज लेवल नहीं हो, एएलटी का लेवल क्या होगा, एएसटी का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन से हट जाता है। हाइपो एल्ब्यूमिन, एसआईटिस हुआ है तो एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। ठीक है, हाइपरकैलेमिया के पोटेशियम पर ज्यादा इफेक्टिव कोई नहीं आएगा। ठीक है, डिक्रीज एएलटी लेवल, एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज लेवल, ये भी क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। लीवर के अंदर यहाँ कोई इंजरी हुई है या फिर अपना लीवर सिरोसिस हुआ तो क्या है, एएलटी और एएसटी का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। एल्ब्यूमिन लेवल क्या होगा, कम हो सकता है एसाइटिस की वजह से, तो क्या है, हाइपो एल्ब्यूमिनिया अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, नॉर्मल एएलटी लेवल 10 से 45 तक होता है और ये भी 50 तक हो सकता है, 5 to 50 तक हो सकता है। एल्ब्यूमिन क्या होता है, हाइपर टोनिक सॉल्यूशन होता है एक तरीके का। ठीक है, कई बार अपन देते हैं ना पेशेंट को, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है जो क्या होता है, एडिमा को भी कम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 to 5.2 mg पर डीएल। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके और बताएं कि आप
सेटिस्फाइड हो हमारी क्लास से, और लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट क्लास भी लेके आएंगे आपके सामने। थैंक यू, धन्यवाद।